हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। सो दोस्तों, एफ वाई बीबीए का जो हमारा लेक्चर चल रहा है फिलहाल सेमेस्टर नंबर 2, उसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यस दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स हम देख रहे हैं, जिसमें फिलहाल चल रहा है सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर का आज सेकेंड लेक्चर है। सो अगर आपने इन केस लेक्चर नंबर 1 गो थ्रू नहीं किया तो आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट लेक्चर अवेलेबल है, और ये सेकंड लेक्चर ऑफ कोर्स आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। एंड इन एडिशन टू दिस, इफ़ यू वांट टू बाय फुल कोर्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप सच में सीखना चाहते हो और अच्छा स्कोर वगैरह करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली फुल कोर्स आपको बाय करना ज़रूरी है। और अगर आप फुल कोर्स बाय करना चाहते हो तो KKCA एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। प्लेलिस्ट मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, अफोर्डेबल आपके लिए क्या है वो डिसाइड करिए, लेकिन ये तो बोल सकते हैं भाई अच्छा पक्का है, सस्ता है या नहीं वो आप डिसाइड कर लो। ठीक है, सो लेट्स सी, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट आफ्टर एंजॉइंग म्यूजिक फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, ये स्टूडेंट्स, सो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जस्ट अ सेकेंड। यस, सो टॉपिक जो है ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स क्या है? सो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था दोस्तों? बेसिकली हम देख रहे हैं कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो कॉस्ट के हमने कुछ टाइप्स देखे थे या फिर कुछ मीनिंग देखा था डिटेल में। कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, ये तीनों चीज़ों से मिलता है प्रोडक्ट जो भी है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और हमने डिटेल में देखा। डिटेल में मतलब जैसे कि मटेरियल में दो टाइप है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो एक्चुअली प्रोडक्शन में यूज होता है और फिनिश गुड्स में होता है। जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसमें जो चीज़ अवेलेबल होती है, तो जैसे कि इसमें आपको स्टील दिख रहा है, मेटल दिख रहा है, तो ये फिनिश गुड्स में दिख रहा है ना, तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। और जो ऐसा मटेरियल होता है, जो ऐसे कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो ऐसी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज तो हुआ है लेकिन फिनिश गुड्स में अवेलेबल नहीं है, ये है इनडायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद हमने देखा था लेबर, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो ह्यूमन रिसोर्स है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस का काम करते हैं। मतलब जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स, अगर वो आए तभी प्रोडक्शन पूरा होगा, मैन्युफैक्चरिंग पूरा होगा। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो लेबर होते हैं, ये होते हैं डायरेक्ट लेबर। ठीक है, और बाकी एम्प्लॉयज जैसे कि मैनेजर, कंपनी के मैनेजर या ऑफिस का स्टाफ है, वो अगर फैक्ट्री में नहीं भी आए, ऑब्वियसली वो छुट्टी पे भी रहे, तो प्रोडक्शन होने ही वाला है। तो ये इनडायरेक्ट लेबर है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी दो टाइप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहा है। एक्सपेंस है लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए ही लग रहा है, तो ऐसा एक्सपेंस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और अदर जो भी एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में नहीं लगा, लेकिन एक्सपेंस है लेकिन प्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कि ऑफिस का लाइट बिल है, ऑफिस का लाइट बिल होगा तो इनडायरेक्ट है, लेकिन फैक्ट्री का होगा तो मे बी इट इज डायरेक्ट। ठीक है, सो लेट्स सी, डिटेल में हमने ये सब कुछ देख लिया, लेकिन किंतु परंतु बंधु, अब हम नया कंसेप्ट देखने वाले हैं आज, जिसका नाम है ओवरहेड। म्हणजे डोक्यावरून गेलं, अरे नहीं, नाम सिर्फ ओवरहेड से, बट पक्का ये तुमच्या डोक्यावरनं नहीं जाणार। ठीक है, ये आपके लिए ओवरहेड्स नहीं रहेगा। सो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। सो देखो, overheads cost are the operating cost of business enterprise which cannot be identified with a particular unit of output. ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, आपका फोकस ये लाइन पे होना चाहिए, समझ लो ठीक से। ओवरहेड कॉस्ट आर द ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बिजनेस का खर्चा हुआ है, ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज
विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब अगर हमने कोई पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसके साथ हम ये एक्सपेंस को ट्रेस नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं ओवरहेड्स। ओके, एग्जांपल देख के और भी क्लियरली समझ जाएगा। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आता है? ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इन कनेक्शन विद द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटायर कंसर्न और अ पार्ट ऑफ इट। ओके, सो देखो, जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जनरल बिजनेस है, बिजनेस के लिए जो खर्चा आता है, ये है ओवरहेड्स। दैट इज कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सप्लाईज एंड सर्विसेज यूज बाय द अंडरटेकिंग। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सप्लाईज मतलब देखो, जो चीजें लग रही है बिजनेस में लेकिन फिनिश गुड्स में अवेलेबल नहीं है, उसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। अरे दोस्त, उसी को बोलते हैं ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को कॉम्बो, इसको बोलते हैं ओवरहेड्स। ओके, मटेरियल यूज हुआ लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब फिनिश गुड्स में अवेलेबल नहीं है, बोले तो इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर का खर्चा है लेकिन ये लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करता, बोले तो इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंस है लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए नहीं लगा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का कॉम्बो मिलके बनता है ओवरहेड्स। सो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रखना फॉर्मूला, इसको बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है सर, ये फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा? यस दोस्त, फॉर्मूला तो लिखना है, साथ ही साथ इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ओवरहेड्स इंक्लूड्स, ये तीनों लिख दो, बराबर ना। ओवरहेड इज एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट मतलब टोटल, सो आप टोटल लिख दो। ओवरहेड्स आर टोटल ऑफ व्हाट? दिस थ्री थिंग्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो दीज फोर मेन टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, ये तीनों मिलके ओवरहेड्स बनता है। लेकिन ओवरहेड्स के भी चार टाइप है। सो ओवरहेड्स का फर्स्ट टाइप देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसके बाद दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड्स, नेक्स्ट इज सेलिंग ओवरहेड्स एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, सो ओवरहेड्स के चार टाइप, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, एक सेकंड, फैक्ट्री ओवरहेड्स की ओर। देखते हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है। वैसे आपको नाम से थोड़ा अंदाजा आ गया होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स किधर लगेगा? अरे सर, फैक्ट्री में ही लगेगा ना, क्या यार आप भी कंफ्यूज कर रहे हैं सर। तो देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसी का दूसरा नाम प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या फिर वर्क्स ओवरहेड, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, चार चार नाम दिए। और चारों नाम से एकदम क्लियरली समझ रहा है, ये ओवरहेड्स मतलब ये ऐसा खर्चा होगा जो फैक्ट्री में लगा होगा, प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ होगा, जो वर्किंग में कहीं पे होगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होगा। ओके, सो देखो, दीज आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ये ऐसी कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है। द सीक्वेंस ऑफ विच बिगिंस विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। ये कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, रॉ प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, लाना, तो रॉ मटेरियल लाने से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विद प्राइमरी पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखो, फैक्ट्री इमेजिन करो, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या करेंगे? देखो, रॉ मटेरियल लाया जाएगा, उस पर प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके क्या बनेगा? एग्जैक्टली, फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स। और ये जो फिनिश गुड्स बनेगा उसको प्राइमरी पैकिंग करना पड़ेगा। सर, ये प्राइमरी पैकिंग क्या होता है? और अगर प्राइमरी पैकिंग यहाँ पे दिया मतलब कुछ सेकेंडरी पैकिंग भी होगा, इसलिए ऐसा नाम दिया ना, नहीं तो सिर्फ पैकिंग दे सकते थे। प्राइमरी पैकिंग क्यों दिया? लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्लास्टिक की बॉटल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आई हैव बॉटल हियर बट इट इज नॉट ऑफ प्लास्टिक, बट जस्ट इमेजिन कि बिस्लरी की बॉटल है, जो 20 रुपये वाली मिलती है ना, वो बॉटल है, इसको इमेजिन कर लो फिलहाल। जब हम बॉटल लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो ओपन करना पड़ता है। तो सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ओपन ही होती है क्या वो? सील पैक होता है ना, सील पैक बोलते हैं हम उसे, बराबर। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ओपन करते हुए वो थोड़ा मेहनत लेनी पड़ती है, क्योंकि इट इज सील पैक। और सील पैक का मतलब क्या है भाई? नई बॉटल है, बराबर ना। हमारे लिए तो यही मतलब है, अगर हम पैसे दे रहे हैं कहीं से तो बॉटल न्यू खरीदेंगे, पुरानी वाली क्यों लेंगे? फूटी हुई अगर देख लेंगे, अगर कैप जो है उसका कैप अगर ओपन है तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस बॉटल। हम क्यों खरीदेंगे? हमें तो चाहिए भाई ओरिजिनल बॉटल, इसलिए हम सील पैक देख के ही खरीदेंगे। देखो, अनलेस एंड अनटिल अगर वो सील पैक ना होता, अगर वो जो कैप है वो अगर उसको फिट लगी नहीं होती तो हम खरीदते क्या? नहीं। मतलब ऐसा पैकिंग अगर वो नहीं किया तो प्रोडक्ट पूरा होगा ही नहीं। ओके, ऐसा पैकिंग
अगर वो पैकिंग का प्रोसेस हमने नहीं किया तो प्रोडक्ट पूरा हो ही नहीं सकता, इसे बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। ओके, अब देखो दोस्तों, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप बाय करो, वो एक तो थर्माकोल में आता है, या फिर वो बबल पैकिंग होती है ना, बबल वो फोड़ते बैठते ना 4-8 दिन नए नए फोड़त बस टाइम बैठ लगा बबल से प्लास्टिक, ठीक है। सो ये जो पैकिंग होता है ना, ये प्राइमरी पैकिंग हुआ, ठीक है। या फिर बॉटल का जो सील का पैकिंग हुआ वो प्राइमरी पैकिंग हुआ। लेकिन अगर दोस्तों मेरा शॉप है, मान लो मैं डील करता हूँ वाटर बॉटल्स में, डील करता हूँ, मेरा बिजनेस है, तो बॉटल्स कैसे ट्रक में भर के आते होंगे, ऐसे ही ट्रक में बॉटल डाल देते क्यों? डायरेक्ट ट्रक खोला और बॉटल नीचे आए 500-1000 बॉटल, नहीं, फिर किस में होते? बॉक्स में होते हैं। तो ये बॉक्स किस लिए बनाया? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम सिंपल हो जाए। देखो सील पैक कर दिया ना, मतलब बॉटल सेलेबल तो हो गया, वहीं पे सेलेबल हो गया। अभी मुझे सामने वाले ने, सब शॉपकीपर ने बोला नहीं नहीं बॉक्स में नहीं आया था, पोते में आया था, हमें क्या लेना देना है? मुझे बॉटल से मतलब है और बॉटल ठीक चाहिए, ठीक है ना। सो बॉटल ठीक चाहिए तो मुझे एज अ कस्टमर प्राइमरी पैकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वो सील पैक। लेकिन अगर वो बॉक्सेस में प्रॉपरली पैक नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। भाई बॉटल 2-4 नहीं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख बॉटल बनती है एट अ टाइम। सो 10 लाख अगर बॉटल मैन्युफैक्चर हो जाए तो इतने बॉटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा बाय पैकिंग इन बॉक्सेस। तो ये जो बॉक्स में पैक किया ना, ये सेकेंडरी पैकिंग हुआ। बॉक्स में पैकिंग क्यों किया? डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होने के लिए, ओके। और सील पैक क्यों किया? क्योंकि कस्टमर ने खरीदना चाहिए, वो प्राइमरी पैकिंग था। अदरवाइज जब तक सील पैक नहीं है वो प्रोडक्ट पूरा है ही नहीं, अधूरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर वो बॉटल किसी ने मतलब फैक्ट्री से बाहर निकल गई फूटी हुई बिना सील वाली बॉटल, तो डोंट डेफिनेटली नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस, ठीक है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, वहां से लेकर फिनिश गुड्स बनने तक, ये प्रोसेस में जो भी एक्सपेंस आता है इनडायरेक्ट, इस प्रोसेस में जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल या फिर इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, उसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्योंकि एक बार अगर गुड्स रेडी हो गया तो फैक्ट्री में नहीं रहेगा, वेयर हाउस में चला जाएगा और वेयर हाउस से कस्टमर को जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा फोकस फैक्ट्री पे है, फैक्ट्री ओवरहेड से। तो फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसका मतलब ऐसा, रॉ मटेरियल परचेस किया, वहां से फिनिश गुड्स बना, ये पूरे प्रोसेस में पूरे सीक्वेंस में जो जो एक्सपेंसेस आए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उससे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। यस, सो देखो आगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर आल्सो टर्म्ड एज, उसको और एक नाम क्या है भाई? प्रोडक्टिव ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, हमने ऊपर भी नाम देख लिया, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सॉरी नॉट प्रोडक्टिव, यस इट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यस। नेक्स्ट, it is magnitude of factory indirect material cost, indirect wages and indirect expenses, okay। so जैसे मैंने आपको बताया ये तीन चीजों का कॉम्बो है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन ये तीनों के तीनों फैक्ट्री में लगे, फैक्ट्री में लगे, याद रखना। सो एग्जांपल देखते हैं, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब ऑयल वगैरह सुना होगा आपने, लुब्रिकेंट या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री का पावर लाइट, मशीनरी वगैरह है उसका डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री में बिल्डिंग, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसका डिप्रिसिएशन होगा। तो ये सब एक्सपेंसेस फैक्ट्री से या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी। यस, आप ये देख सकते हो लुब्रिकेंट या फिर ऑयल। अब ये ऑयल फिनिश गुड्स में होता है क्या? अभी इसमें ऑयल दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन ये जो मैं मशीन से बनाया उसमें ऑयल डालना पड़ा होगा। सो ऑयल ये एक्सपेंस है, ऑयल ये मटेरियल है, बोल सकते हैं मटेरियल लगा यहाँ पे, लेकिन ये फिनिश गुड्स में अवेलेबल ना होने की वजह से ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, और इनडायरेक्ट हो जाएगा मतलब ओवरहेड्स हो जाएगा, और ओवरहेड्स में फर्स्ट टाइप है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री में लग रहा है इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो ये फैक्ट्री का लाइटिंग वगैरह है, फैक्ट्री के लाइटिंग का खर्चा, अब ये मशीनरी रिपेयर वगैरह करना पड़ता है टाइम टू टाइम, इसका डिप्रिसिएशन वगैरह होता है, या फिर अदर एक्सपेंसेस जैसे कि फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री रिपेयर किया, इंश्योरेंस निकाला फैक्ट्री का रेट से, या फिर पावर एंड फ्यूल, मतलब जो पावर यूज होता है, फ्यूल यूज होता है फैक्ट्री में, ये सभी चीजें, तो ये सब चीजें फैक्ट्री में यूज होती है। तो ये हो गए फैक्ट्री ओवरहेड्स, और वी कैन से वर्क्स ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है, अलग अलग नाम है। क्लियर? बढ़े आगे, चलो। सो नेक्स्ट देखो, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव
और इस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट ओवरहेड्स। कितने नाम देते सर, एक नाम याद रहे तो भी बड़ी बात, इधर चार चार नाम दे दिया पहले ही। चलो एक याद रख लेते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड से आपका दिमाग चलाओ, कौन से खर्च आएंगे इसमें जो ऑफिस में हो रहे हैं? जैसे कि स्टेशनरी, वेरी नाइस। और क्या होगा ऑफिस में खर्चा? प्रिंटिंग, ओके। ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस में भाई मैनेजर वगैरह बैठेगा उसकी सैलरी, ऑफिस स्टाफ की सैलरी जो भी है, तो मैनेजर हो या प्यून हो, ठीक है। तो प्यून है तो ना त्याची गोष्ट नहीं चालू, सध्या इथे प्यून, सिपाही जो भी है, ठीक है। सो ऑफिस में काम करने वालों की सैलरी, रिफ्रेशमेंट नाश्ता पानी किया होगा भाई, या फिर अकाउंटिंग का खर्चा आया होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो भी है, ऑडिट फीस वगैरह है, ये सब ऑफिस का पार्ट हुआ, तो ये होगा, ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, देखते हैं, ठीक है। यस, सो दीज आर द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। बेसिकली ये कॉस्ट किस चीज़ का है? फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, बिजनेस में जो पॉलिसी बनाई जाती है, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अंडरटेकिंग विच इज नॉट डायरेक्टली टू प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत डेंजर बड़ा सेंटेंस था, वापस समझाता हूँ। दीज आर द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। दोस्तों अगर हम बात करें टाटा कंपनी के, एवरीवन नोस टाटा कंपनी, यस, क्या लगता है इसमें डिसीजन कौन लेते होंगे? वेरी नाइस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रतन टाटा नाम लेना भी गलत रहेगा, कोई सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता। नो डाउट टाटा नाम सुनने के बाद सबसे पहले दिल में रतन टाटा ही आते हैं, ठीक है, दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं, ये अच्छी बात है, आने भी चाहिए। ओके, वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ टाटा एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो टाटा सोशल काम में भी बहुत आगे, तो फिलहाल टाटा का प्रमोशन नहीं करता, हम यहाँ पे आते हैं। सो टाटा कंपनी ने डिसीजन जो भी लिए उसमें रोल होगा ऑफकोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पे काम करते होंगे? फैक्ट्री में या ऑफिस में? अरे सर उन्होंने फैक्ट्री देखी भी नहीं होंगी कभी, वो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। पॉलिसी देखो यहाँ पे दिया ना, फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, मतलब जैसे कि अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसका प्राइसिंग कितना रखना चाहिए, 2 साल के बाद टाटा का विजन क्या है, 5 साल के बाद टाटा को क्या करना है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एयरलाइंस खरीदना चाहिए या सोल्ड आउट कर देना चाहिए, सो व्हाट दे शुड डू, ये सब पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है। और ये डिसीजन जो लेते हैं इसके लिए जो खर्चा आता है ये ऑफिस का खर्चा है, ठीक है। सो देखो जैसे कि जनरल मैनेजर की सैलरी, अब ये भाई देखो जनरल मैनेजर इसको समझा रहा है, मैनेजर वगैरह एम्प्लॉय जो भी ऑफिस के स्टाफ है ना, दिख रहा है, जैसे कि सूट बूट दिख जाता है ब्लेजर विजर दिख गया, एकदम सूट बूट, एकदम टाई वाई, समझ जाओ ये ऑफिस वाला बंदा है, ठीक है। और जैसे ही मेहनत करने वाला आदमी दिख रहा है जिसके कपड़े नॉट नेसेसरी गंदे बट नॉर्मली हो जाते हैं गंदे, मेहनत वाले काम कर रहे थे, तो हाथ में अगर कुलाड़ी उसके तो समझ जाता है भाई ये लेबर है, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही ये जनरल मैनेजर की सैलरी है। या फिर जैसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया तो ऑडिट की फीस देनी पड़ेगी, ओके। सो ऑडिट फीस ये भी एक्सपेंस है। लीगल चार्जेस, कोई लॉयर वगैरह है उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। पोस्टेज का खर्चा है, पोस्टेज मतलब वो चिट्ठी आई है वो वाला पोस्ट, ठीक है। सो पोस्ट एक कुरियर है, ये सब चीज़ें उसमें कवर हो गई। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ऑफिस का रेंट वगैरह, ऑफिस का लाइटिंग, तो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बिजनेस का मतलब जो प्रीमाइसेस है, ऑफिस जहाँ पे है वो प्रीमाइसेस, उसका रेंट, ये उससे रिलेटेड और भी जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, हाँ ऑडिट के, टेलीफोन बिल वगैरह, ये सब एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर। देखो ओवरहेड्स है मतलब एक्सपेंस है, लेकिन हमें वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते आना चाहिए। और ऑफिस का होने के बाद देखो पहले तो गुड्स फैक्ट्री में बनता है, फिर फैक्ट्री से निकला ऑफिस तक पहुंचा, बिलिंग के लिए बिलिंग वगैरह होता है ना वहाँ से, फिर हो जाएगा वो सेल, तो सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। सेलिंग ओवरहेड्स मतलब सेलिंग से रिलेटेड खर्चा। आप ही बताए सेलिंग से रिलेटेड क्या एक्सपेंस होगा? क्या? एडवर्टीजमेंट, क्या बात है कि आवाज में सब जनता बोल रही है एडवर्टीजमेंट, वेरी नाइस। एडवर्टीजमेंट मतलब उसमें सेल्समैन भी आ गया, सेल्समैन की सैलरी भी आ गई, उसका कमीशन भी आ गया, फिर बैनर विनर ब्रोशर विशर, आप अलग अलग कैसे भी कर सकते हो ना मार्केटिंग। एडवर्टीजमेंट मतलब वो फिजिकल हो, ऑफलाइन हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी हो। सो आपने सेलिंग के लिए खर्चा किया, यस, तो ये है सेलिंग ओवरहेड्स। तो देखते हैं, सो दीज आर द कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट। ये खर्चा किस लिए हो रहा है? सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड, मतलब डिमांड क्रिएट भी होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का और वो बढ़ना चाहिए, स्टिमुलेट द डिमांड और ऑफ
सिक्योरिंग ऑर्डर्स। तो कहने का मतलब सेल बढ़ने के लिए इन्होंने नाम थोड़ा अलग दिया है, सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड। डिमांड क्रिएट करना और डिमांड बढ़ाना मतलब ही सेल्स बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होना चाहिए। तो सेल्स इंक्रीज होने के लिए हम जो भी एक्सपेंस करते हैं ये होता है सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, यस। तो देखो, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर। ये कॉस्ट किस लिए इनकर्ड हो रहा है? फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स टू बायर। मैं अगर सेलर हूं तो ये गुड्स मैं किसी को सेल कर रहा हूं, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है ना। अभी ओनर कौन बन जाएगा? जिसको मैं गुड्स दे रहा हूं। तो ओनरशिप ट्रांसफर होने तक का जो खर्चा है ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है, सेलिंग ओवरहेड्स है। ठीक है, सो देखो, दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रमोटिंग सेल्स एंड रिटेनिंग कस्टमर। तो ऑब्वियसली वही दिया है वापस, सेल्स प्रमोट करने के लिए या फिर जो कस्टमर्स है उनको रिटेन करने के लिए, उनको संभाल के रखने के लिए, उनको अभी देखो डिस्काउंट दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है, कूपन दिया जाता है, ये क्या है? सेलिंग ओवरहेड्स है, सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे कि एडवर्टीजमेंट, फिर एडवर्टीजमेंट में सब कवर हो गया, फिर वो मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद सेल्स, ये शोरूम का एक्सपेंस। अभी देखो शोरूम किस लिए होता है? प्रोडक्शन के लिए? अरे नहीं सर, प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में होता है, शोरूम में तो उसको सिर्फ डिस्प्ले किया जाता है, राइट? तो ये शोरूम का रेंट है, रेंट भी बहुत जोरदार होता है शोरूम का। ठीक है, एकदम ये देखने जाए तो ज़्यादा भरा हुआ नहीं होता, लेकिन ये जो स्पेस एकदम देखो आप, लाइटिंग बीटिंग एकदम लैविश इतना ज़बरदस्त बनाया है शोरूम, भाई इसका 50,000 1 लाख रुपए रेंट होगा। ओके, इतना ज़बरदस्त रेंट है। अब ये जो रेंट का एक्सपेंस है ये किस लिए, कितना ताम झाम, इतना एकदम लाइटिंग बीटिंग, इतना ज़बरदस्त डेकोरेशन किया कि इम्प्रेस कर रहे हैं, किस लिए? ऑफकोर्स सेल्स बढ़ने के लिए। ओके, तो ये सेलिंग का एक्सपेंस हो गया। कैटलॉग वगैरह एक्सपेंस है, कैटलॉग बनाए जाते हैं ना किसी किसी चीज़ में। सो या फिर देखो कस्टमर ने पैसे डुबा दिए है, ओए है कितना रो रहा है बेचारा सेलर। वो पैसे मांग रहा है, सब लोग मेरे से पैसे मांग रहे हैं, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, लेकिन मुझे रोना आ रहा है। क्यों? क्या बताए? कस्टमर ने पैसे डुबा दिया, हम लुट गए, हाँ लुट गए। भाई लुट गया, क्यों लुट गया? क्योंकि कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, इसी को हम बोलते हैं बैड डेट्स। पैसे मिलने वाले थे, मतलब डेट्स बोलते हैं, DEBTS, डेट्स मतलब किसी से पैसा लेना है, लेकिन यहाँ पे बैड डेट्स मतलब वो बैड हो गए, दैट मीन्स अमाउंट इज इरिकवरेबल नाउ। अब देखो ये कस्टमर को अगर मैं गुड सेल नहीं करता क्रेडिट पे तो पैसे डूबने का सवाल ही नहीं आता, राइट ना? तो क्योंकि हमने सेल्स किया, क्रेडिट पे सेल्स किया, इसलिए ये नुकसान हुआ, मतलब ये सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ, इसलिए ये सेलिंग ओवरहेड्स के कैटेगरी में आता है। गॉट इट? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलिंग के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, लास्ट कैटेगरी। ओवरहेड्स के 4 कैटेगरी थे, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, सेलिंग पे आ गया अभी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब खलास ना, इसके आगे क्या रहेंगे? कस्टमर तक गुड्स पहुंच जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में देखो क्या है, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। इसमें सब एक्सपेंडिचर आते हैं इनकर्ड फ्रॉम द टाइम, कब से? इनकम फ्रॉम द टाइम, इनकर्ड फ्रॉम द टाइम द प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड इन द फैक्ट्री अंटिल इट रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन और कस्टमर। गुड्स एक बार रेडी हो गए, सर गुड्स रेडी होने तक का खर्चा क्या था? अरे वो फैक्ट्री का था ना, वो तो हमने देख लिया, रॉ मटेरियल लाने से देखकर तो फिनिश गुड्स तक, ये सब फैक्ट्री का पार्ट हुआ। अब क्या बोल रहे हैं हम? गुड्स एक बार रेडी हो गए, गुड्स रेडी होने के बाद कस्टमर तक जो पहुंचता है तब तक का जो खर्चा है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स है। ओके, सो एग्जांपल देखो, अभी गुड्स अगर कस्टमर को सेल करने हैं तो उसके लिए पैकिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो पैकिंग का खर्चा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो पैकिंग सिस्टमेटिक होगा तभी तो गुड्स पहुंचेगा। देखो हम अमेजोन से वगैरह बाय करते हैं एकदम आराम से, मतलब डाउट नहीं होता ना हमारे मन में, आराम से बिंदास बाय करते हैं। क्यों? हमें पता है पैकिंग प्रॉपर रहेगा, घर पे ऐसा आएगा जो टूटा फूटा नहीं रहेगा। है उसके अगेंस्ट भी केसेस है, मैं अमेजोन के ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट 99% टाइम्स तो गुड्स अच्छे ही आते हैं, 1% कुछ होगा। तो वहाँ पे क्यों गुड्स प्रॉपरली आ रहे हैं हमारे तक? बिकॉज ऑफ पैकिंग, प्रॉपर पैकिंग। सो पैकेजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इन द सेंस ट्रांसपोर्टेशन। अभी गुड्स कहाँ से निकला, फिर वो भाई कंटेनर में गया, कार्गो में गया, फिर वो ट्रक में आया, ट्रक से फिर वापस वेयर हाउस से मतलब पूरा निकल के फिर फ्लाइट से गया, वॉट एवर। ये जो पूरा जर्नी है ये कहाँ से कहाँ तक है? सेलर से लेकर बायर तक का ये पूरा जर्नी, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है। एंड लास्ट इज वेयर हाउसिंग का कॉस्ट। वेयर हाउसिंग
वेयर हाउसिंग में हम कब गुड्स स्टोर करते हैं? रॉ मटेरियल रखते हैं कि फिनिश गुड्स रखते हैं वेयर हाउस में? फिनिश गुड्स। सर रॉ मटेरियल तो फैक्ट्री में होता है, उस पर प्रोसेस होने के बाद जो गुड्स रेडी हो जाते हैं ना, वो वेयर हाउस में रखे जाते हैं। वेयर हाउस में रखे जाते हैं क्योंकि जब अच्छे प्राइस आएंगे तब हम सेल करेंगे, ठीक है। और इमीडिएट प्रोडक्शन कर लिया तो मार्केट में डिमांड तो चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर ऐसा हो कि मार्केट में डिमांड कम है और आपने बहुत सारा सप्लाई कर दिया तो प्राइस ही नहीं रहेगी आपके प्रोडक्ट की कुछ। समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स का लॉ है। इवन आपका इकोनॉमिक्स याद होगा या नहीं क्या पता आपको, ये तो पता होगा ना, सब्जी मंडी जो होती है, यस बॅच चालू आहे सांगा आणि ॲड्रेस सांगू चालू था। सो सब्जी मंडी जैसी आहे, फॉर एक्झाम्पल टोमॅटो आहे, अरे टोमॅटोची प्राइस लई वाढली मतलब कशामुळे वाढली? उसका लॉजिक क्या होता है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है लेकिन फिलहाल उतना टोमॅटो है नहीं, एक्झॅक्टली सप्लाई कम है। अरे यार काय सांगायचं, टोमॅटो कोणी घ्यायला तयार नहीं, 2 रुपयात कोणी घेत नहीं। अरे भाई इतने प्राइस कम क्यों हो गए? बिकॉज सप्लाई इतना ज़्यादा है, सबने टोमैटो प्रोड्यूस किए, लेने वाला कस्टमर है ही नहीं सामने। ओके, सो ये ना हो हमारे साथ, इसलिए वेयर हाउस यूज़ किया जाता है। वेयर हाउसिंग फंक्शन है ही इसके लिए कि भाई प्रोडक्शन करने के बाद सेल्स करने तक का जो टाइम पीरियड, जो गैप है, तब तक गुड्स कहाँ पे रखे? वेयर हाउस में रखे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, गुड्स कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस ट्रैवलिंग के बीच सेलर से बायर के बीच में ये स्टोर किए जाते हैं वेयर हाउस में। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंस हुआ। ओके, सो यस, सो ये 4 टाइप के एक्सपेंस ओवरहेड्स कौन से आपको एक बार याद दिला देता हूँ वापिस। वेरी नाइस। ओवरहेड्स के 4 टाइप्स, एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स, नाम याद रखो तो भी काम हो रहा है देखा जाए तो। फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। सेकंड आप कैटेगरी देख सकते हो ऑफिस ओवरहेड्स, इसमें ऑफिस का खर्चा था, स्टाफ का वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग, मिंटिंग। नेक्स्ट दिया है सेलिंग, तो गुड सेल्स करने का, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह आपने बता दिया। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे फैक्ट्री से निकलकर बायर तक गुड्स पहुंचने तक का वो ट्रैवलिंग वगैरह पार्ट, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। क्लियर है या नहीं, ये अभी समझेगा। अरे आप तो हाई बोलते हो स्टूडेंट्स, आपने कभी नहीं बोला था क्या? सर आप कुछ भी सिखाओ हम तो हाई बोलेंगे, समझ लो हो। ओके, सो आपका जो हो है, आपका जो पॉजिटिव आंसर है, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सो एग्जाम्पल क्या है? क्लासीफाई द ओवरहेड कॉस्ट गिवन बिलो इनटू द कैटेगरीज। मैं आपको कुछ ओवरहेड्स कॉस्ट बताने वाला हूँ, लिस्ट हम देखेंगे, चुन चुन के एक को देखेंगे, चुन चुन के आपको आंसर देना है कि ये जो ओवरहेड्स है ये कौन से कैटेगरी में है। ये वर्क्स ओवरहेड की कैटेगरी का है, या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से, या फिर सेलिंग ओवरहेड से, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से। ओके, तो आपको 4 में से एक आंसर देना है। एवरीवन रेडी? एक एक को चुन चुन के पूछा जाएगा 1 by 1। सो स्टार्ट विद यू। यस स्टूडेंट, इन केस यू आर ऑनलाइन या फिर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, फिर भी आप क्या करो, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो नोटबुक में रफ में लिख लो आंसर, मतलब आपको भी समझेगा ना कि लेक्चर कितने % आपको समझा है। इवन आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो नोटबुक में लिख के रखो आंसर, मैं जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो ये वर्क्स मतलब आपको सिर्फ 4 कैटेगरी में डिसाइड करना है, फैक्ट्री से, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऐसे लिख के रखो, और फिर मतलब मैं क्वेश्चन पूछते ही इमीडिएटली आप लिख के रखो, और जब मैं आंसर बताऊँ तो खुद को चेक करो कितना समझ रहा है। ठीक है, मुझे बताना नहीं है, मुझे बताया नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आप खुद तो समझ जाओ ना आपको समझ रहा है क्या नहीं। यस, करते हैं स्टार्ट। यस, फर्स्ट वन, वर्कशॉप इंश्योरेंस। यस, बोलिए भाई कौन से कैटेगरी में आएगा? वेरी नाइस, फैक्ट्री। सर नाम ही वर्कशॉप है, वर्कशॉप बोले तो फैक्ट्री का पार्ट। ओके, यस। नेक्स्ट वन, मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर। क्या बात है सर, फर्नीचर देखते ही बोल दिया, ऑफिस में होगा सर, ऑफिस का पार्ट है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, मार्केट रिसर्च। वेरी नाइस, क्या बात है भाई, बीबीए वाले बच्चे एकदम ब्रिलियंट हो गए। सर रिसर्च क्यों करेंगे? सेलिंग के लिए। कस्टमर का रिसर्च सेलिंग के लिए करेंगे ना, कि उनका चॉइस क्या है, उनके लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है। यस यस यस, वेरी नाइस। फर्स्ट राउंड तो हो गया, तीनों आंसर, सबके सब आंसर तैयार है, डन, सब आंसर राइट आ रहे हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑफिस, क्या बात है सर, बिलिंग सब उधर ही होता है, उधर ही प्रिंट निकालते हैं, स्टेटमेंट का काम ऑफिस का होता है। गुड। नेक्स्ट, कैलेंडर्स। पहली बात तो ये कैलेंडर है क्या वो समझते हैं।
हम कैलेंडर समझ रहे सर वो टंगवाने का, बराबर ना, ऑफिस में टंगा दिया कैलेंडर, वो वाला नहीं। कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करते, नया साल आने पे कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो वाला कैलेंडर बोल रहे हैं। कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए कस्टमर को। अब बताओ, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं, एग्जैक्टली सेलिंग का है सर। उसमें सेलिंग कैसे? जब आपके घर पे मतलब नए साल पे 3-4 कैलेंडर तो आते ही है आते हैं ना। कहाँ से आता है? एक बैंक का कंफर्म आता है, जहाँ पे आपका बैंक में अकाउंट होगा वहां से एक आता है। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो नगर सेवक वगैरह अगर इलेक्शन आने वाला होगा तो, अदरवाइज कैलेंडर क्या एक पन्ना भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर इलेक्शन आने वाला है तो कैलेंडर जो पॉलिटिकल पार्टी है, लोकल पार्टी, उनसे भी आएगा। या फिर कंस्ट्रक्शन वाले वगैरह जो बिल्डर्स वगैरह है वो कभी देते हैं। ये सब लोग क्यों कर रहे हैं? क्या मिलता है ये करके? अपने को टाइम टेबल दिखा के उनको क्या करना है भाई, ये देखो 1 तारीख को क्या है, 2 तारीख को क्या है, उनको क्या मिलेगा? बात ये है उनको उनके बिजनेस का प्रमोशन करना है। हर बिजनेस के टॉप में देख लो सर, उनके बिजनेस का एडवर्टीजमेंट है। हर पेज के, हर बिजनेस में, सॉरी हर पेज का बोलना था मुझे, हर मंथ का जो पेज होता है जनवरी फरवरी, देख लो टॉप में भी उनका ऐड है, नीचे भी उनका ऐड है, बीच में सिर्फ दिए हुए डेट्स, बराबर। तो यहाँ पे हमने अगर कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए, हमारा पर्पस क्या था कि लोगों के घर तक हमारा नाम जाना चाहिए। और कैलेंडर दिया तो वो कितने दिन रखेगा टंगा के? सर पूरे साल तक वो रखेगा। पूरे साल में 365 डेज उसके पास वो कैलेंडर है। 12 बार वो पेज पलटेगा, हर बार उसको एडवर्टीजमेंट दिख रहा है अपने बिजनेस का। तो ये उसके दिमाग पे हैमरिंग करना है कि 12 के 12 महीने हमारे बिजनेस की याद आनी चाहिए तुझे, इसलिए ये कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मार्केटिंग है भाई, ये सेलिंग का एक्सपेंस है। ओके, सेलिंग ओवरहेड्स क्लियर। चलो वेरी नाइस, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि 100% राइट आना चाहिए। अगर 100% राइट होता सब कुछ तो आप यहाँ पे क्यों आते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई करना है, हर एक को ट्राई करना है। यस, वेयर हाउस रेंट, ओके यस, 2 आंसर आए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द राइट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन। अरे अभी तो देखा हमने, एग्जाम्पल में भी था डिस्ट्रीब्यूशन के। मैंने आपको बोला था अभी कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए स्टोर करने की जरूरत होती है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स है। सेलिंग ओवरहेड्स का मतलब क्या है? कस्टमर खींचना या फिर मेंटेन करना, उसका खर्चा है। वेयर हाउस के रखने की वजह से कस्टमर बढ़ रहा है क्या? नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प कर रहा है स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, मशीनरी रिपेयर्स। ओके सर, मशीनरी होती है फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री का ओवरहेड्स है। नेक्स्ट, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, क्या बात है, ऑफिस। एकदम प्रैक्टिकली अगर दिल से सोचो ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। सर मग फैक्ट्री में टेलीफोन नहीं रखता इतना नहीं सोचने का भाई। नॉर्मली ऐसा एज्यूम करो कि फैक्ट्री वाली चीज़ें क्या होती है और ऑफिस में टेलीफोन वगैरह सब होता है। तो यस ऑफकोर्स आंसर राइट है आपका, ऑफिस। नेक्स्ट, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, वेरी नाइस सर। डिलीवरी ना वैन जैसे नाम आया ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। सर ये अपकीप क्या होता है? अरे गाड़ी पेट्रोल पानी मेंटेन करना पड़ता है ना उसका। पेट्रोल पानी देख लो भाई, ऑयलिंग वगैरह चेक कर लो, टाइम टू टाइम गाड़ी का भी फॉलोअप लेना पड़ता है बॉडी के साथ साथ। तो ये अपकीप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड मतलब क्या? फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, आउटवर्ड मतलब गुड्स जा रहे हैं। यस एक्झॅक्टली सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है, ठीक है। फ्रेट म्हणजे भाड्याचा खर्च, कोणाचा? भाड्याचा, पण हा कोणता भाड्या ते समजून घ्या। फ्रेट में 2 टाइप होते हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब परचेस करते टाइम जो खर्चा आता है ना, वो फ्रेट इनवर्ड होता है। और आउटवर्ड मतलब अगर हम कस्टमर को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो टाइम जो खर्चा आता है वो फ्रेट आउटवर्ड। तो यस, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है। नेक्स्ट, सैलरी टू फैक्ट्री फ्लोर हेल्पर्स। सर नाम में ही छुपा है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है। नेक्स्ट, काउंटिंग हाउस सैलरी। सर पहले तो ये बताओ कि काउंटिंग हाउस होता क्या है, बराबर ना, सवाल ये आते हैं। सो मीनिंग बता देता हूँ। काउंटिंग हाउस का मतलब ऐसा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। काउंटिंग हाउस सैलरी मतलब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की सैलरी। यस, ऑफिस, एग्जैक्टली। अकाउंटिंग तो ऑफिस में ही होगा, ऑडिट ऑफिस में ही होगा, ठीक है। सो काउंटिंग हाउस सैलरी ये है ऑफिस का पार्ट। नेक्स्ट, लीगल फीस, ऑफिस। यस, आधी मतलब आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट थोड़े फास्ट फॉरवर्ड, फटाफट आंसर देना है। यस, डिलीवरी व्हीकल रनिंग चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड से, वेरी नाइस। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब ऐसी चीजें
जो प्रोडक्शन में यूज हो जाती है, ठीक है। सो कंज्यूमेबल स्टोर, जैसे कि मैंने आपको ग्लोव्स का एग्जांपल दिया था ना, ग्लोव्स भी हम फैक्ट्री में यूज करते हैं लेकिन फिनिश गुड्स में नहीं होता वैसा, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, कैरेज आउटवर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेज का ही दूसरा नाम फ्रेट होता है। शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम सेलिंग के लिए होता है, कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए, ओके। शोरूम एक्सपेंसेस सेलिंग। वर्क्स आइडल टाइम, वर्क्स का मतलब भी फैक्ट्री, सर वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं ना फैक्ट्री को। सो आइडल टाइम मतलब टाइम वेस्ट वगैरह हुआ, जो लेबर से वर्कर से आए हुए लेकिन टाइम पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, तो ये आइडल टाइम बोलते हैं उसे, खाली टाइम। सो ये फैक्ट्री का है। नेक्स्ट डायरेक्टर्स फीस, वेरी नाइस, ऑफिस का है। ऑफिस वर्क्स मत बोलो, ऑफिस और वर्क्स अलग है। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फिनिश गुड्स, क्या बात है, लोडिंग करेंगे तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सर फिनिश गुड्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है। नेक्स्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस का खर्चा है, ऑफिस का पार्ट है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट मोटिव पावर, व्हेरी नाइस, ही मोठी पावर म्हणजे काय आहे, मोटिव पावर म्हणजे मोठी पावर, मोटी पावर बोले तो फैक्ट्री में कैसे ह्यूज एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है, हॉर्स पावर। अगर आप पूछो मोबाइल चार्ज किया कितने यूनिट, तो हम आंसर इसमें देंगे ना 2 यूनिट 3 यूनिट जो भी है, तो वहाँ पे किलो वाट में आंसर नहीं मिलेगा कभी। तो ऐसे जो ह्यूज पावर होती है किलो वाट वाली, तो वो मोटिव पावर, तो ये फैक्ट्री का है पार्ट। बैड डेट्स, अरे थोड़ी देर पहले मैंने बताया हमने इसको क्रेडिट पे सेल किया इसलिए पैसे डूब गए ना, तो ये सेलिंग का एक्सपेंस है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यस फैक्ट्री का पार्ट है, ठीक है। लास्ट दोस्तों कमीशन टू ट्रैवलिंग सेल्समैन, वेरी नाइस, ये ट्रैवलिंग के सेल्समैन का एक्सपेंस है। ये सेल्समैन क्या करता है, अरे सर ऑब्वियसली ये सेल बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो सेल्स बढ़ाने का एक्सपेंस करता है, तो ये सेलिंग ओवरहेड्स हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते क्योंकि ये सेल्समैन डिलीवरी का काम नहीं करता। अगर आपके शॉप में आपने या फिर किसी शॉप में देखा होगा सेल्समैन, तो गुड्स लेके आता है क्या, गाड़ी मागे जाए वो तुम्हें सांगा काय देऊ, वो सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए आता है, ऑर्डर कितना है पैसा दे दो, बराबर ना, तो वो गुड्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस नहीं है। सो वेरी नाइस बच्चों, क्योंकि 99% आंसर आपने राइट दिए, तो मैं समझ रहा हूँ, मतलब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको अब तक सब कुछ समझ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, देखो जो भी कॉस्ट है उसका क्लासिफिकेशन के बारे में दिया है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी कॉस्ट है उनको क्लासिफाई किया जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब सिंपली अगर हम बात करें, इट इज प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द आइटम टुगेदर विच आर अलाइक। जो सेम आइटम है ना उनको कैटेगराइज करना है, दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आप कभी फैमिली ट्रिप पे जाओ, फैमिली ट्रिप पे घूमने गए, तो जाते तो सब साथ में, लेकिन वहां पे ग्रुप बन जाता है। सर ग्रुप कैसे, सर छोटे बच्चे ऑटोमेटिक बराबर एक सेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पे मजे करने। सर जो बैचलर्स वगैरह है उनका ऑटोमेटिक ग्रुप बन जाता है। जो सीनियर सिटीजन है वो उनके बराबर गप्पे लगाने लग जाते हैं। तो उनको किसने करा दिया ग्रुप, किसी ने कराया नहीं, ऑटोमेटिक ग्रुप बन गया, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फीचर्स सेम है। सो सेम एज से बिलोंग करते हैं, सेम थॉट प्रोसेस वगैरह मिलती जुलती है, नॉर्मली 100% नहीं लेकिन मिलती जुलती है। तो ऐसे ही कॉस्ट जो मिलते जुलते हैं, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, सेम तरीके के हैं, तो ऐसे कॉस्ट यहाँ पे क्लासीफाई किए गए हैं। सो आइटम ग्रुप टुगेदर अंडर कॉमन हेड्स आर फर्दर डिफाइन अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल डिफरेंसेस। सो जो आइटम ग्रुप कर दिए हैं कॉमन हेड्स में, तो देखते हैं इसका क्या होगा। सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना, सो दैट दिस कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। जो भी एक बिजनेस में कॉस्ट होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो हम कॉस्ट सेंटर के साथ या कॉस्ट यूनिट के साथ चार्ज कर पाए, एलोकेट कर पाए, इसलिए क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट तो हम देखने वाले हैं, फिलहाल हम देखते हैं फाइनली ये क्लासिफिकेशन कैसा है। सो देखो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट मेथड है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ओके। ये बहुत छोटा पार्ट है एक्चुअली, आपको दिखने में थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि बहुत सारे इतने टाइप थे ना कि मतलब मैंने डायरेक्ट होलसेल में सब दिखा दिए एक में, ठीक है। सो लेट्स सी, एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सो कॉस्ट को हमने डिवाइड किया फंक्शन के हिसाब से, कौन से 4 कैटेगरी में, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस,
वही ना अभी देखा हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसको कंबाइन कर दिया, एंड लास्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे 4 फंक्शन के हिसाब से 4 टाइप के ओवरहेड, सॉरी 4 टाइप के कॉस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के बेसिस पे देखो क्या क्या टाइप्स दिए हुए हैं। सो एलिमेंट के बेसिस पे देखो, फर्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों चीजें मिलके वो बनते हैं ना ओवरहेड्स वगैरह कॉस्ट। ठीक है, सो ये एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट कॉस्ट, इसके बाद बिहेवियर वाइज। अभी कॉस्ट के बिहेवियर के हिसाब से 3 कैटेगरी है देखो बिहेवियर वाइज। एक तो है फिक्स्ड ओवरहेड्स या फिर फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा क्या है सेमी वेरिएबल। ठीक है सर, ये होता क्या है वही तो देखना है ना, चुन चुन के देखेंगे, डोंट वरी। पहले चार्ट कवर कर लेते हैं, फिर एक एक चीज को हम देखेंगे शांति से। चलो सो अब देखो कंट्रोल वाइज, कंट्रोल के हिसाब से 2 टाइप के कॉस्ट है, एक है कंट्रोलेबल और दूसरा है अनकंट्रोलेबल। ठीक है, देखते हैं आगे। नॉर्मेलिटी के हिसाब से, नॉर्मेलिटी के हिसाब से 2 टाइप है, एक नॉर्मल ओवरहेड्स है और दूसरे अब नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाइबिलिटी, आइडेंटिफाइबिलिटी के हिसाब से 2 टाइप है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। नेक्स्ट टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से भी 2 टाइप है, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा प्री डिटरमाइन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के बाद अगर हम बात करें एसोसिएशन, एसोसिएशन के हिसाब से भी 2 टाइप है, एक तो प्रोडक्ट का कॉस्ट, एक तो प्रोडक्ट का कॉस्ट और दूसरा पीरियड कॉस्ट, ये एसोसिएशन वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एक तो कैपिटल है और दूसरा है रेवेन्यू। एंड लास्ट टाइप, लास्ट क्लासिफिकेशन रिलेवेंसी, रिलेवेंसी के हिसाब से भी 2 टाइप है, एक है उसमें रिलेवेंट कॉस्ट और दूसरा है इररिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसे होलसेल में टाइप दिए हुए हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सो डोंट वरी, ऑफकोर्स हमारे आज के लेक्चर में सब कुछ कवर नहीं होने वाला, लेकिन फ्यू टाइप्स हम आज कवर करते हैं चार्ट में। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, स्टार्टिंग विद द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शन के बेसिस पे 4 टाइप कौन से फैक्ट्री, एक ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सो फंक्शन में क्या दिया है देखो, सो कॉस्ट के बेसिस पे फैक्ट्री, फैक्ट्री में देखो दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट विच इनकर्ड फॉर अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन। ओके, सो कौन सा खर्चा है भाई, राइट फ्रॉम, कहां से लेकर, राइट फ्रॉम सप्लाई ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन। सर ये वही तो है जो हमने अभी अभी देखा, बराबर ना, फैक्ट्री में यही था सर, फैक्ट्री का खर्चा रॉ मटेरियल लेने से लेकर फिनिश गुड्स बनने तक। लेकिन वो फैक्ट्री ओवरहेड्स था, मतलब उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट चीजें थी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड से क्या नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट है। सो यहाँ पे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, फैक्ट्री का जो खर्चा है फैक्ट्री में। ठीक है, तो देखो इसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस सब कुछ आते हैं, फिर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। गॉट इट। सो इसके एग्जांपल ऑब्वियसली वही है वापस, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस, मटेरियल है, लेबर है जो फैक्ट्री में यूज हुआ, फैक्ट्री के रेंट रेट से डिप्रिसिएशन है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह हमने देखा, फैक्ट्री के लाइटिंग वगैरह हमने देखा, रिपेयरिंग का खर्चा होगा या रेंट इंश्योरेंस वगैरह होगा, फैक्ट्री का खर्चा। सो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस रहा तो वो फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट्री के बाद सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। सो इसमें क्या देखो, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ कंसर्न। ओके, बिजनेस रन करने का खर्चा, दैट इज फ्रेमिंग द पॉलिसीज, बिजनेस में कुछ पॉलिसीज फ्रेम करनी है, बिजनेस पे कंट्रोल बनाए रखना है, इसके लिए जो भी खर्चा होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इतना ही पार्ट हुआ है, आप बोलोगे सब रिपीट हो रहा है सर, सिर्फ फैक्ट्री वाला, ऑफिस वाला, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही रिपीटेड है, बाकी सब नया पार्ट है। ठीक है, सो ये ऑलरेडी हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे ऑफिस में डायरेक्टर की फीस वगैरह होगी या फिर ऑडिट की फीस होगी, ऑफिस का रेंट वगैरह है, तो ऑफिस के एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 2 अलग थे, दोनों का कॉम्बो हो गया, सेलिंग का हो या डिस्ट्रीब्यूशन का। सो देखो सेलिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड, किस लिए होता है, फॉर अट्रैक्टिंग द पोटेंशियल कस्टमर
एंड रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। नए कस्टमर खींचने के लिए और एग्जिस्टिंग कस्टमर बनाए रखने के लिए जो भी खर्चा आता है उसे हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो फिर वो सेलिंग कॉस्ट में हमने देखा एडवर्टीज, मतलब उसमें एडवर्टीजमेंट है, होर्डिंग है, सेल्समैन की सैलरी है, स्टाफ की सैलरी है, सब कुछ। फिर वो शोरूम का एक्सपेंस क्यों ना हो, ये सब सेलिंग में आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड किस लिए, फॉर डिस्पैचिंग द प्रोडक्ट विच आर रेडी आफ्टर पैकिंग। पैकिंग के बाद जो पैकिंग करने के बाद जो रेडी हो चुका है, फॉर डिस्पैचिंग, प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लिए जो खर्चा आता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। ठीक है, सो इसके एग्जांपल जैसे कि कैरेज आउटवर्ड, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है। सो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में एक डिफरेंस याद रखना, सेलिंग मतलब कस्टमर बढ़ाने का खर्चा और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने का एक्सपेंस। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इसमें इस कैटेगरी में फंक्शनल वाइज क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। दोस्तों याद रखना, भूलना नहीं हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट में हम कैटेगरी देख रहे हैं फंक्शन वाइज, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, उसमें लास्ट क्या है, R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो रिसर्च कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ सीकिंग न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल और मेथड। कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, इसी को रिसर्च को करना पड़ता है ना, इनोवेशन, कुछ नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। सो कॉस्ट ऑफ सीकिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। सो अगर कुछ इम्प्रूव वाला प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट देना है तो उसके लिए जो भी रिसर्च किया जाता है, जो काम किया जाता है, दैट इज रिसर्च कॉस्ट। ठीक है, अभी वैक्सीन, इंडिया में वैक्सीन मिल गई, सब मतलब सबको ऑलमोस्ट वैक्सीन मिल गई। वैक्सीन किसने बनाई, इंडिया ने ही बनाई, तो उस पर बहुत सारा खर्चा आया होगा, तो वो क्या था, रिसर्च। ठीक है, अब डेवलपमेंट क्या देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस which begins with implementation of decision to produce a new or improved methods and end with the commencement of formal production of that product or that method. ओके, मतलब क्या, देखो भाई जो वैक्सीन बनाई उसका फॉर्मूला ढूंढ निकाला, पहले फॉर्मूला बनाया ना, ट्रायल किए उन्होंने बहुत सारे, दो ये चीज़ें कंबाइन करके देखते, कोरोना पे कुछ होगा क्या, ये करके देखते, वो करके देखते, ऐसा करते करते बहुत सारे ट्रायल लिए, फिर ट्रायल सक्सेसफुल हुआ। तो सक्सेसफुल हुआ मतलब रिसर्च कंप्लीट हुआ, और सक्सेसफुल होने के बाद वैक्सीन बनाई ना, इंप्लीमेंट किया ना, अरे पूरे इंडिया में हमें सबको वैक्सीन मिल चुकी है, इंप्लीमेंटेशन हुआ, ये था डेवलपमेंट। ठीक है, सो हमें डिफरेंस वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ में याद रखा तो भी चलेगा। तो हम फंक्शन के बेसिस पे ये चार क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। एलिमेंट का मतलब क्या, एलिमेंट मतलब ये चीज किससे बनी। दोस्तों पानी कैसे बना, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। H का मतलब हाइड्रोजन, O का हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ये जब साथ में आता है तो बनता है वाटर। ओके, सो ये वाटर जो प्रोड्यूस हुआ, हम इसको एलिमेंट बोलते हैं ना, किस चीज से बना है। तो वैसे कॉस्ट किस चीज से बना है, तीन चीजों से बना है, ऑफ कोर्स मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। सो उसमें फर्स्ट है मटेरियल। सो द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज अदर देन फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स एसेट छोड़ के जो कमोडिटीज यूज होती है इनटू प्रोडक्ट आर यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो जो प्रोसेस किया जाता है, प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है, तो ये जहाँ पे प्रोडक्ट यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है। सो वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, तो भाई वहाँ पे अगर ये ड्रेस बना हुआ है तो ऑब्वियसली इसमें कॉटन लगा होगा, जो भी चीज़ें, तो ये मटेरियल हो गया, ठीक है। सो मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सो देखो, मटेरियल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है उसे हम कौन सा मटेरियल बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। ओके, आप मुझे बताओ, ये जो पलंग, सोफा, कॉट जो भी है, ये किससे बना है, वुड से बना है। मैंने आपको बताया नहीं, लिख के रखा था नहीं, फिर भी आपने बता दिया, अरे सर आइडेंटिफाइबल है, फिनिश गुड्स में दिख रहा है सर, कोई भी बता सकता है आपको। ये होता है डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, दिस मटेरियल कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। सो फिनिश प्रोडक्ट में जो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, प्रोडक्शन में ये सब टूल्स वगैरह भी लगे होंगे, बराबर ना, ये सब टूल्स का यूज करेंगे तभी तो प्रोडक्शन पूरा होगा। लेकिन
ये क्या फिनिश गुड्स में अवेलेबल होता है? आंसर इज नो, फिनिश गुड्स में अवेलेबल नहीं होता। तो ये इनडायरेक्ट है लेकिन मटेरियल ही है, ठीक है। सो कंपैरिजन देख सकते हो आप डायरेक्ट मटेरियल के बीच में और इनडायरेक्ट मटेरियल के बीच में। तो जैसे कि ग्लोव है, हेलमेट है, ये सब चीज़ें हमने एग्जांपल डिटेल में स्टडी किया है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ। लेकिन टिम्बर यूज हुआ है, मतलब टिम्बर इन फर्नीचर बनाने में टिम्बर लगा हुआ है। कॉटन शर्ट में ऑफकोर्स कॉटन है, कपड़ा है जो भी है। टायर में रबर है, तो ये सब लेदर में, शू में लेदर है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गए जो डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। मटेरियल के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है लेबर। सो लेबर देखो, लेबर इज द फिजिकल और मेंटल एफर्ट एक्सपेंडेड इन प्रोडक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला कॉस्टिंग में लेबर मतलब क्या? फिजिकल और मेंटल, कोई भी एफर्ट हो जो दिमाग यूज करता है ना मैनेजर, उसको मेंटल एफर्ट्स बोलते हैं, वो भी लेबर है, ठीक है। सो डायरेक्ट लेबर जो होते हैं, डायरेक्ट लेबर कौन से होते हैं? द कॉस्ट ऑफ रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब सैलरी, द कॉस्ट ऑफ सैलरी फॉर एम्प्लॉयज एफर्ट्स, जो एम्प्लॉयज एफर्ट्स करते हैं एंड स्किल अप्लाई करते हैं टू द प्रोडक्ट, ओके, उसको बोलते हैं लेबर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेबर देखो फैक्ट्री में काम करने वाला पर्सन है, तो ये फिजिकली मेहनत कर रहा है, खुद काम कर रहा है, तो ये लेबर हुआ, डायरेक्ट लेबर हुआ, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या? दे आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑपरेशन। सो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो है इनडायरेक्ट लेबर, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ये सब लोग प्रोडक्शन खुद नहीं कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है। लेबर के बाद लास्ट कौन सा रहा? एक्सपेंसेस। सो देखते हैं एक्सपेंसेस में फर्स्ट है ऑफकोर्स, एक्सपेंस का मीनिंग फिर डायरेक्ट दिया हुआ है। द टर्म एक्सपेंसेस डिनोट द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अंडरटेकिंग। एक्सपेंस का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ सर्विस, सर्विस के लिए जो भी पैसा दिया, फिर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। सो कॉस्ट अदर देन मटेरियल, ऐसा कॉस्ट जो मटेरियल और वेजेस छोड़ के हुआ, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। मटेरियल पे खर्चा हुआ तो मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, लेबर को दिया मतलब सैलरी वगैरह तो लेबर की कैटेगरी में आएगा, लेकिन इन दोनों को छोड़ के जो भी खर्चा हुआ वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट नहीं होते वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बिजनेस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, विलिंग, मार्केटिंग, जो भी है, सो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुए। सो ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहा है तो डायरेक्ट, और प्रोडक्शन में उसका कोई रोल नहीं है तो इनडायरेक्ट, ठीक है। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स में हम थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। सर पहले दो क्या थे? पहला था बिहेवियर, नहीं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल वो फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, वो वाला। उसके बाद था एलिमेंट वाइज, जिसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीनों हमने देखे। और अब कौन सा है? बिहेवियर वाइज। तो देखो, फिक्स्ड ओवरहेड्स, these overheads remain unaffected or fixed in total amount fluctuations in volume of output। ये जो overheads है, these overheads remain unaffected, fixed overheads है ना, नाम ही क्या है? fixed, मतलब ये overheads चेंज होने ही नहीं वाले, नाम ही fixed है। so they remain unaffected or fixed in total amount fluctuation in volume of output। आपका volume of output कितना भी क्यों ना हो, ये कॉस्ट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसे बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स, ओके। सो देखो फॉर एग्जांपल रेंट एंड रेट्स। दोस्तों मान लो मुझे क्लासरूम का रेंट है 20,000 रुपीज़, अभी मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, तो रेंट कितना रहेगा? 20,000। अरे 10 स्टूडेंट हो गए, अभी तो अच्छा चल रहा है, 10 बच्चे आ गए, अभी रेंट कितना रहेगा? 20,000। अरे अब तो 100 बच्चों की बैच हो गई, अब कितना रहेगा रेंट? 20,000 ओनली। सर एक बच्चा हो, 2 या 100 हो, वॉट एवर विद द स्ट्रेंथ, रेंट तो फिक्स रहेगा। इसी को बोलते हैं मेरे भाई फिक्स्ड कॉस्ट, जो चेंज होने ही नहीं वाली, ओके। इट इज अनअफेक्टेड, आउटपुट का और इसका कोई संबंध नहीं, आउटपुट कितना भी क्यों ना हो, ये एक्सपेंस उतना ही रहेगा। जैसे कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग आप कम यूज करो या ज्यादा, डेप्रिसिएशन तो उतना ही होगा, ओके। तो ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ये फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। यस, सो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में क्या दिया है? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डू नॉट वेरी विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अप टू अ गिवन रेंज, ओके। सो फिक्स्ड ओवरहेड जो है दे डू नॉट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ओके।
मतलब आप कितने भी यूनिट प्रोड्यूस करो, फिक्स्ड ओवरहेड्स में कुछ चेंज नहीं होने वाला अप टू अ गिवन रेंज, एक लेवल तक, ठीक है। सो फिक्स ओवरहेड्स, देखो सेंटेंस क्या है समझ लो, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट वेरीज विथ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मैं दो सेंटेंस बता रहा हूं, ठीक से समझ लो। फिक्स ओवरहेड इन टोटल इज फिक्स्ड, बस बट फिक्स ओवरहेड पर यूनिट इज वेरिएबल। क्या बोल दिया सर आपने? फिक्स ओवरहेड जो होते हैं ना टोटल में, वो फिक्स्ड होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन पर यूनिट जो फिक्स ओवरहेड्स होता है ना, वो हमेशा चेंज होता है। सर बाउंसर था, बाउंसर, एकदम यॉर्कर बोलो नहीं तो बाउंसर बोलो, नहीं तो गूगली बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन नहीं समझा सर। अरे कोई दिक्कत नहीं, डोंट डू चिल। एग्जांपल देता हूं मैं। हाँ, सपोज 1 स्टूडेंट है, रेंट कितना रहेगा? 20,000, ठीक है। 2 बच्चे आए तो 20,000। 10 स्टूडेंट आए तो भी 20,000। 100 स्टूडेंट आए तो भी 20,000, ठीक है। सो हमें ये तो समझ गया, रेंट ये एक्सपेंस फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स कैसे है? टोटल में फिक्स्ड है, टोटल रेंट फिक्स्ड है। सर रेंट तो टोटल ही होता है ना सर, हम पर स्टूडेंट रेंट निकालते हैं, पर स्टूडेंट। सर पर स्टूडेंट क्यों? अरे कॉस्टिंग यही तो होता है, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट इसलिए आपको कि आपको ये समझना चाहिए कि पर यूनिट कॉस्ट निकालते आनी चाहिए आपको हर चीज की, ओके। अगर मुझे पता चला कि मुझे आपको सिखाने के लिए, अभी देखो एक स्टूडेंट है, उसके लिए कितना रेंट लग रहा है? 20,000, और उससे मुझे 5,000 फीस मिल रही है, लेना चाहिए कि क्लास? ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए सर क्लास। ये कैसे समझेगा? जब हम देखेंगे पर यूनिट कॉस्ट कितना है, ओके। सो यहाँ पे पर यूनिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे पर स्टूडेंट 20,000 रुपये रेंट हुआ, वो अकेला ही है ना, तो पर स्टूडेंट 20,000 हुआ। अब देखो रेंट 20,000 है मेरा टोटल, लेकिन स्टूडेंट 2 हो गए, बराबर 2 स्टूडेंट हो गए, तो पर स्टूडेंट रेट कितना हुआ? वेरी नाइस, 10,000। 20,000 थे रेंट और 10 बच्चे आ गए 2,000। अरे 100 बच्चे हो गए, 20,000 ही रेंट है, तो पर स्टूडेंट रेट आ रहा है 200। सर ये पर स्टूडेंट मतलब हम पर स्टूडेंट से लेंगे क्या? अरे नहीं नहीं, लेंगे तो हम फीस ही, जो फीस डिसाइड हुई वही लेंगे, लेकिन हमें अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि पर स्टूडेंट मैंने कितना कमाया, तो कैसे निकालूं? देखो प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस, ये तो पूरी दुनिया का नियम है। लेकिन इनकम तो पता है हमें कि मैंने स्टूडेंट से फीस कितना लिया, लेकिन एक्सपेंस भी मुझे पर स्टूडेंट पता होना चाहिए। इसलिए ये यहाँ पे दिया गया है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है पर यूनिट वेरिएबल है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट टोटल जो होती है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो चेंज होती रहती है, सो इट इज वेरिएबल, ठीक है। सो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट डिक्रीजेज एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेज। जितने ज्यादा बच्चे आएंगे पर यूनिट मेरा रेंट उतना ही कम होगा, बराबर ना। जितने ज्यादा बच्चे आ रहे तो मुझे तो अच्छी बात है भाई, 200 बच्चे आ गए 100 रुपए पर स्टूडेंट रेंट हो रहा है, 20,000 बच्चे आ गए 1 रुपया पर स्टूडेंट रेंट है, समझ रहे हो? ओके। सो फिक्स ओवरहेड्स आर कंट्रोलेबल इन नेचर, और अनकंट्रोलेबल। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर, इस पर कोई कंट्रोल नहीं रख सकता। क्यों? देखो बच्चे कम आए रेंट कम होगा, छुट्टी आए रेंट कम होगा, अरे मैं घूमने गया हूं रेंट बंद हो जाएगा? नहीं सर, ये आपके कंट्रोल में ही नहीं, दीज आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर, ओके। सो फिक्स्ड कॉस्ट ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स का, जैसे कि डिप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, इंश्योरेंस है, रेंट पेड है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमें पे करना पड़ता है, प्रॉपर्टी के टैक्सेस है, सैलरीज है, इक्विपमेंट है, ये सब एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, ओके। सो दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब आपने बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए बंद भी किया ना तो भी ये खर्चा आने वाला है, ओके। आगे फिक्स्ड ओवरहेड्स का देख लो, चार्ट दिया हुआ है। सर ये अलग अलग 2 चार्ट किस चीज के? ये पहला वाले दिया है टोटल के बारे में, फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज कांस्टेंट, ओके। सर कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा? हाँ देखो एक स्टूडेंट है, रेंट तो 20,000 ही है, 2 स्टूडेंट आए
रेंट फिर भी 20,000 ही है। सर अब तो 10 स्टूडेंट आ गए, अरे आने दो ना यार, रेंट उतना ही है। सर अब तो 100 स्टूडेंट आ गए, फिर भी रेंट उतना ही है। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है, आप देखो ना, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस में कोई चेंज है ही नहीं, फिक्स्ड रहेगा, कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करो कॉस्ट उतना ही रहेगा, इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स। लेकिन अगर आप ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, जब मेरे पास एक स्टूडेंट था तो पर स्टूडेंट रेंट कितना लग रहा था? 20,000, पूरा का पूरा उसी के नाम पे आएगा ना, वो एक ही बच्चा है। जब 2 स्टूडेंट हुए तो एक्सपेंस हो गया 10,000, अगर 10 स्टूडेंट हो गए 2,000 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आउटपुट प्रोड्यूस होगा वैसे वैसे पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो कम कम होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है। सो दोस्तों कंसेप्ट तो बहुत सारे, लेकिन आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिक्स कॉस्ट तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन देखना ना भूलिए। नेक्स्ट सेशन थ्योरी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन कभी कभी थ्योरी के लिए, बहुत बहुत बार 8 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आता है, वेटेज बहुत ज़्यादा है इसका। ये थियोरेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, तो ये पूरा का पूरा चार्ट याद रखना है। या फिर आपको इसमें से ऐसा भी कभी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। तो कल के सेशन में जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ये सेशन मतलब आपको ये तो बात पक्की है, आप कोर्स बाय करो या ना करो तो आगे की बात, लेकिन 8 मार्क्स तो आप ये लेकर ही जाओगे, 8 मार्क्स तो कंफर्म लेके जाओगे। ठीक है। सो कल ये खत्म होगा, थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट हम कॉस्ट शीट वगैरह का पार्ट देखेंगे, फॉर्मेट कैसा होता है, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मतलब लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तब से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग। ठीक है। सो सी यू इन द सेशन, बाय बाय।